हम लोग सीडीपी की क्लास ले रहे हैं और सीडी में पहला वाला चैप्टर है हमारा। तो पहला वाला चैप्टर का क्या नाम है? हमारा पहला वाला चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स relationship रिलेशन with the इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। person. है ना, यही ना चैप्टर का नाम है। यानी विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका क्या संबंध है। तो इसका सब संबंध। टॉपिक, हाँ, तो इसका सब टॉपिक क्या चल रहा है? तो इसका सब टॉपिक में अभी चल रहा है हमारा डीएपी। डीएपी इंपॉर्टेंट चीज है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस। तो ये चीज स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, ये चीज टीचर के लिए होता है। तो टीचर के लिए होता है, तो देखो क्या क्या ख्याल रखना है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। असाइनमेंट से भी सुविधा होगा तुमको, एग्जाम में भी अच्छे से आ जाओगे। तो अगला वाला पेज में देखो, अब बात है क्या कि एनईपी 2020 और एनसीएफ से इसका क्या लिंक है ना? लिंक विथ एनईपी 2020 एंड एनसीएफ। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और एक है हमारा क्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा रूपरेखा। दोनों यही कहता है, दोनों यही कहता है क्या, कि शिक्षा किसके ऊपर केंद्रित होनी चाहिए? छात्र के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षा किसके ऊपर केंद्रित होना चाहिए? तो अनुभव के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। हम रटवाने रटवा करके शिक्षा देते थे, वो जमाना गया। अब रटवा करके नहीं देंगे, उसको प्रैक्टिकल करा करा करके देंगे। और तीसरा, कि शिक्षा किताबी वाला नहीं होना चाहिए, शिक्षा कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, समझ के ऊपर आधारित। जैसे हम बोलेंगे क्या, कि दूध में चीनी और चाय पत्ती डाल देने से चाय बन जाता है। तो अरे भाई, उसको समझना कैसे है? गैस में लो, दूध में डालो, चाय में डालो, चीनी में डालो, चाय पत्ती डालो, चाय बना क्या? नहीं बना। कब? जब तक हम लोग गैस को ऑन नहीं करेंगे तब तक। तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि उसको आग भी तो चाहिए। तो रटवाना नहीं है, हमको समझ से पढ़ाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? कि बच्चा सिर्फ जानकारी को नहीं ले, बल्कि ज्ञान का उपयोग भी करे। कब? जब वह इस तरीके से सीखेगा। इसलिए डीएपी जो है सो इसी नीतियों के ही अनुरूप होना चाहिए टीचर्स के लिए। तो देखो, तुम्हारे पास में पार्ट वन जो था उसका सारांश हम क्या पता है, कि डीएपी जो है बच्चे की उम्र और स्तर के अनुसार पढ़ाना होता है। जैसा उम्र वैसा पढ़ाएंगे, जैसा लेवल वैसा पढ़। 6 to 8 वाला में बच्चा का क्या होता है, मिडिल स्टेज में होता है। इसमें अमूर्त चिंतन की भावना विकसित होती है, इसलिए शिक्षक को सरल से कठिन जानना चाहिए, ठोस से किधर जाना चाहिए, मूर्त अमूर्त, यानी मूर्त से अमूर्त जाना चाहिए, और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। एक सब एक सा एग्जाम में आएगा मान लो, तो एग्जाम में आएगा तो बना लेना फटाफट, है ना? ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। और ये तुमको याद रखो, क्लास मत छोड़ना। क्लास अगर छोड़ोगी तो हर एक लड़के के पास गाइड तो रखा ही, और कभी भी गाइड में नहीं मिलेगा ये। दुनिया का कोई गाइड झारखंड में और बिहार में तुमको ये वाला चीज नहीं देगा, ये सिर्फ तुमको कोचिंग का नोट्स में ही मिलेगा। इसलिए इसको उतार लेना अच्छे से। अब देखते हैं हम लोग इसका पार्ट टू आते हैं। पार्ट टू में आते हैं कि भाई क्लासरूम में इसको इम्प्लीकेशन कैसे करना है, यानी डीएपी का कक्षा का शिक्षण में हम लोगों को उपयोग कैसे करना है। तो कक्षा 6 से 8 में शिक्षक को केवल पढ़ाने वाला नहीं ना होना चाहिए, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को क्या देना है, दिशा देने वाला भी होना चाहिए। इस स्तर पर बच्चे सवाल पूछते तो हैं, तुलना तो करते हैं, और कारण भी समझना चाहते हैं। इसलिए शिक्षक को ऐसे कार्य देना चाहिए जिनमें छात्र क्या सोचे, बोले, लिखे, और क्या करे, निष्कर्ष निकाले। ऐसा मान लो तुम्हारे बच्चा को स्कूल में पढ़ाएगा, तुम्हारा बच्चा नहीं टॉप करेगा, टॉप करे चाहे नहीं करे, बेसिक तो क्लियर ना हो जाएगा भाई। लेकिन अधिकतर स्कूल में जाओ चाहे कोचिंग में जाओ, वो क्या करेंगे, चुपचाप से पीडीएफ दे दिए, नोट्स दे दिए, हाँ जी जाओ जो उतारो और बनाओ, वही ना होता है। पीडीएफ या नोट्स मिलने से तुमको सोचने का तो मौका नहीं मिला, बोलने का मौका नहीं मिला, खाली लिख रही है और निष्कर्ष निकाल रही है। तो वैसा नहीं हुआ तुम्हारा। दूसरा देखो, डीईपी में क्या है कि गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, जो कि 6 to 8 के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें छात्र केवल सुनता नहीं है, बल्कि उसको करके सीखता है। इससे उसकी रुचि बढ़ती है, और अवधारणा लंबे समय तक क्या रहती है, याद रहती है। जैसे कि विज्ञान में है तो विज्ञान में क्या करवाएंगे, प्रयोग करवाएंगे। सामाजिक विज्ञान में क्या करवाएंगे, मानचित्र बनवाएंगे।
गणित अगर बिल्कुल। करवाना है तो उसका पैटर्न या मेजरमेंट करवाएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे। भाषा का क्लास ले रहे हैं तो हिंदी में कहानी सुनाएंगे, संवाद करवाएंगे, रोल प्ले करवाएंगे, हरिश्चंद्र का, राम का, रावण का। तब ना वो लोग अच्छे से समझेगा। तो यही तो है हमारा डीएपी। अच्छा। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है कि डीएपी में हमारा डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग का मतलब है कि हम लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे, पेड़ क्यों जरूरी है, और ना शिक्षक को काम है कि शिक्षक उत्तर नहीं बताएगा, तो बच्चा क्या करेगा, पेड़ क्यों जरूरी है, पेड़ क्या देते हैं, पेड़ ना हो तो क्या होगा, तो बच्चा खुद से डिस्कवरी करेगा कि मम्मी बताओ तो पेड़ नहीं होगा हम्म। तो क्या होगा, मम्मी बोली सोचो बेटा क्या होगा, सोचेगा, यानी खोज किया। जैसी खोज किया वैसी उसका हम्म। चिंतन कौन सा हो गया बताना, अमूर्त वाला ना हो गया। तो अमूर्त वाला हो गया तो एक बार वो चिंतन कर लिया तो उसका आंसर तो हमेशा के लिए ना याद रहेगा। अगर खोजने की इसमें कोशिश करता है, और जी। टीचर डायरेक्ट इसमें आंसर नहीं देगा बल्कि क्या दे देगा, संकेत, और उसको अवसर भी देता है। तो यह तरीका अमूर्त को बढ़ा कर रहा है। जैसे सोचो हम तुमको असाइनमेंट देते हैं, तुमको हम जब असाइनमेंट दे रहे हैं तो असाइनमेंट हम कितना बजे दे दिए, 11 बजे दे दिए असाइनमेंट। तो 11 बजे दे दिए, तुम सारा क्वेश्चन का हम्म। आंसर क्या कर रही हो, डिस्कवरी कर रही हो कि नहीं, खोज रही है कि नहीं खोज रही है। और जब खोज रही है तब राइट। 6 जब बजता है तो 6 बजते बजते तक हम क्या डाल देते हैं, आंसर डाल देते हैं। तो भैया जो लड़की 6 बजे के पहले तक अपना सवाल बनाई है वह किस मेथड से बनाई है, डिस्कवरी मेथड से, तो उसको बहुत मजा आएगा। लेकिन जो लड़की मेरा जी। आंसर की देखने के बाद जवाब बनाएगी उसको मजा थोड़ा क्या आएगा, कम आएगा। यानी कि इसके बाद जो लड़की जमा कर रही है उसको खुद में आनंद कम आएगा। इसके पहले जो जमा कर रहेगी डिस्कवरी मेथड से उसको आनंद क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब देखो समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, 6 to 8 वाला में तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड से पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में छात्र अब केवल तथ्य को नहीं जानता है बल्कि उसका समाधान भी समझ सकता है। तो जब समाधान समझ सकता है तो तुम एक समस्या दो और बच्चे को बोलो इसका समाधान निकाल ले, तभी ना उसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो उनको वास्तविक जीवन की समस्या दी जाती है हम्म। तो वे क्या सोचने लगते हैं। जैसे उदाहरण में दे देगा, स्कूल में पानी की बर्बादी कैसे रोकी जाए। अब कैसे रोकी जाए इसका क्या चाहिए, समाधान ना चाहिए। तो ये वाला मेथड क्या हो गया, ये वाला जी। मेथड कहलाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम समस्या दे के करके आओ, 9 9 2 11 हो मतलब। जाए, भाग जाओ। तुम समस्या दे दो और सीधा भाग जाओ। हम असाइनमेंट देते हैं और भाग जाते हैं 8 बजे तक। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम तुमको दे रहे हैं, तुम खुद सॉल्यूशन करो। कक्षा में शोर कैसे कम किया जाए, प्लास्टिक कचरा कैसे उठाया जाए, ये इस तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसा अगर सवाल पूछते हैं तो बच्चा ऐसा खुद से ना समाधान करेगा। तो समाधान करने के लिए क्या करेगा, तर्क जी। करेगा। तो लॉजिक करना सीख रहा है अमूर्त चिंतन की सहायता से। अब देखो अगला वाला पैटर्न हो गया तुम्हारा क्या, डिस्कशन और रीजनिंग। ये सारा मेथड याद रखना, डीईपी का मेथड है ये सब, है ना। तो यस सिक्स सर। टू एट के जी। लिए चर्चा बहुत उपयोगी है। इस स्तर पर बच्चे अपनी राय बनाना शुरू कर देते हैं। अगर मान लो शिक्षक चर्चा करवाएगा, अभी हम ही तुम लोग से चर्चा करवाएंगे कि बताओ जी सुटेबल टाइम कौन सा रखे हैं, तो तुम लोग सभी अपना अपना विचार को बताओगे कारण के साथ। नहीं सर हम 5 बजे टहलने जाते हैं, मेरा क्लास मत रखिए 5 बजे। कोई लड़की बोलेगी नहीं सर मेरा 5 बजे क्लास रखिए, सुबह सुबह मूड फ्रेश होता है, बाद में तो घर का रसोई जाते हैं। तो ये जो तर्क दे रही हो और ये जो एक्सप्रेशन दे रही हो, ये दोनों ना हमारा विकसित हो गया बच्चे के अंदर में। बच्चे के अंदर में रीजनिंग भी विकसित हो गया और बच्चे के अंदर में एक्सप्रेशन भी विकसित हो गया। जैसे कि क्या मोबाइल फोन बच्चों के लिए हमेशा अच्छा है, अब बच्चा से चर्चा करवा लो। क्या परीक्षा ही सीखने का सही तरीका है, चर्चा करो। क्या सभी नियम हमेशा सही होते हैं, तो सभी नियम हमेशा से सही नहीं, कुछ गलत भी होते हैं, याद हम्म। रखना। अगला वाला मेथड में तुम्हारा क्या आ रहा है, हम्म। ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क का मतलब है समूह कार्य, तुमको ऐसे ही पढ़वाना होगा। एक हम्म। ऐसा काम दे दो जिससे बच्चा एक दूसरे के साथ ग्रुप बना करके विचार को साझा करे। कुछ प्रोजेक्ट दे देते हैं, चलो जी आज हम लोगों को विद्यालय में साफ सफाई करनी है। ग्रुप बन गया, झाड़ू उठाया, साफ सफाई करने लगा। तो डीएपी क्या कहता है कि अगर हम समूह हम्म। वाला कार्य करवाते हैं तो समूह वाला कार्य में हर एक बच्चा अपनी अपनी गति से योगदान दे सकता है, कोई किसी का मजाक तो नहीं ना उड़ाएगा। जैसे बोलेंगे आज तुम हाँ। लोग पोस्टर बनाओ जी, आज चार्ट, 4 लड़की है चार्ट बना के लाना, आज तुम लोग इसी को सर्वे करना, आज फलाना मॉडल बनाना। इसमें जो बच्चा धीमी गति से सीख रहा है वो भी खुश हो जाएगा और जो बच्चा तेज गति से सीख रहा है वो भी खुश हो जाएगा। किसी एक एक के बारे में तो नहीं यहाँ तुलना हो जाता है। आप देखो अगला है तुम्हारा, शिक्षक जी। कैसा प्रश्न पूछेगा, हाउ शुड द टीचर आस्क क्वेश्चन।
तो शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो केवल याद करने वाले न हो। प्रश्न ऐसे हो जो सोचने, तुलना करने और विश्लेषण करने के लिए क्या करे, प्रेरित करे। जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं, इस घटना का कारण क्या है, तो बहुत सारा ना कारण होगा। तो ये क्लोज इंडेड है कि ओपन इंडेड है, जी। ये तो ओपन इंडेड हो गया। फिर दोनों विचारों में क्या अपने अंतर है, सर अपने ये सारा सवाल याद होना ओपन इंडेड हो गया। कौन सा हो गया, ओपन इंडेड ओपन हो गया। एंडेड। यदि यह ना होता तो क्या होता, तो ये सार अच्छा, इस समस्या का दूसरा समाधान क्या हो सकता है। तो देखो, ओपन एंडेड अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा मजबूरी में क्या करेगा, सोचेगा। बच्चा मजबूरी में तुलना करेगा और बच्चा क्या करेगा, उसका विश्लेषण करेगा। तो इतना सारा चीज में से विकसित हो जा रहा है। तो इतना सारा चीज विकसित होगा तो बच्चे में हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होता है। कौन सा होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग होगा डेवलप। थैंक यू। अब हायर आता है तुम्हारा इसमें आकलन कैसे करते हैं। तो आकलन में देखो, 6 to 8 में केवल लिखित परीक्षा पर्याप्त नहीं है। आकलन में शिक्षक को यह देखना चाहिए क्या कि बच्चा जो सो समझ रहा है कि नहीं, बोल पा रहा है या नहीं, सोच पा रहा है या नहीं, समस्या हल कर पा रहा है या नहीं, अपने विचार व्यक्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो हमको इतना सारा चीज को ध्यान में रखकर बच्चे को क्या करना है। अमूर्त सोच कराना, आकलन कराना। तो इसी इतना सारा चीज हमको कब पता चलेगा, साल में एक बार करेंगे तब ना, नहीं ना। हमको तो लगातार करना होगा, इसलिए निरंतर और समग्र, यानी कि हमको कंटिन्यूअस करना होगा। और और कम्प्रेहेंसिव। कंप्रेहेंसिव। कम्प्रेहेंसिव का नाम तो सुनी हो, लेकिन कम्प्रेहेंसिव का मतलब यही होता है कि कम्प्रेहेंसिव का मतलब ये भी तुम जानो, आकलन में इसको भी नाप लो, तुम इसको भी नाप लो, तुम इसको भी नापो और इसको भी नापो, इतना सभी चीज का। तब ना ये तुम्हारा आकलन कौन सा हो गया, व्यापक हो गया। क्या हो गया बताना ये। व्यापक। व्यापक। तो पढ़ियो ना, व्यापक ही होता है आकलन हमारा इसमें। जी। हम्म। अब एनईपी 2020 के अनुसार क्लासरूम में इम्प्लीकेशन हम लोग देखते हैं। तो एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके अनुसार जो ये जो मिडिल स्टेज है, 6 to 8 तो मिडिल स्टेज में हो गया। इसीलिए सिक्स टू जी। एट को हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास। अब बच्चा पूछेगा कहाँ जा रहे हो जी, हाँ सर अभी हम मिडिल क्लास में पढ़ रहे हैं। तो मिडिल वाला क्लास में हमारा कैसा होना चाहिए, तो हमारा समझ आधारित होनी चाहिए, कौशल आधारित होनी चाहिए, अनुभव आधारित होनी चाहिए। कोडिंग, थिंकिंग, एप्लीकेशन को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। यही वजह है कि कक्षा 6 to 8 में शिक्षक क्या कराता है, परियोजना देता है, प्रयोग करवाता है, चर्चा करवाता है और समस्या को समाधान करवाता है, शामिल करता है। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को, नहीं सर। नहीं डाउट है, ठीक है। अब अगला देखो, एनसीएफ 2023 है ना। तो ये क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा। ये बोल रहा है कि 6 to 8 को मिडिल स्टेज मानता है और इसमें धीरे धीरे अधिक औपचारिक लेकिन अर्थपूर्ण सीखने पर जोर दे रहा है। इसके अनुसार बच्चा कैसा होना चाहिए, पैसिव की एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव। बताओ जरा। एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होना चाहिए। हाँ, सीखना कैसा होना चाहिए, क्रमिक होना चाहिए। क्रमिक अवधारणाएं धीरे होना धीरे क्या चाहिए। होनी चाहिए, गहरी। और सीखना केवल पुस्तक तक गहरी कम नहीं चाहिए, बल्कि उसके वास्तविक जीवन से भी क्या हो, जुड़ा होना चाहिए, तभी यहाँ काम जुड़ा आएगा। होना चाहिए। जी। लक्ष्मी तो लेट से क्यों आई है, लक्ष्मी तो, लक्ष्मी तुम्हारी कौन आई लेट से, अभी लक्ष्मी तो आई है ना, क्या हुआ तुमको टाइम में लीव नहीं नहीं। सर कट गया। नहीं सर लाइन पे ही थे फिर कट गया ना फिर से आए। ओ, अच्छा ठीक है। देखो जैसे कि एग्जांपल दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एग्जांपल। मान लो तुम सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र को पढ़वाएगी, पढ़ाएगी तो शिक्षक पुराने जमाने में खाली परिभाषा दे देता था, लेकिन डीएपी अगर चलो गई, तुमको डीएपी के तहत पढ़ाना है, तो हम लोग बच्चा से क्या कहेंगे, अपनी कक्षा का क्या क्या नियम है जी बताओ, तो तेरे क्लास में क्या क्या डिसिप्लिन होता है, नियम कैसे बनाए जाते हैं, और रूल और सबकी राय ली जाती है तो क्या लाभ होगा। अब छात्र सोचेंगे, चर्चा करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे।
यहाँ डीएपी भी ना शामिल हो गया, एनईपी 2020 भी शामिल हो गया, एनसीआर भी शामिल हो गया, तो यही ना हमारा सही शिक्षण हो गया। ये डायरेक्ट जी हमको परिभाषा बताना है तो सही कराना है। तो देखो पार्ट टू हमारा खत्म हो गया है ना। पार्ट टू जब हमारा खत्म हो गया तो पार्ट टू में क्या देखे 6 to 8 में, कि इसमें हमको बच्चे को एक्टिव रखना है। हमारा टीचिंग लर्निंग कराएंगे तो डिस्कवरी हम लोग खो जाता है, डिस्कवरी वाला करवाएंगे ना, और प्रॉब्लम उसके सॉल्विंग। बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। सब ये सब याद रखना, टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधि है, पढ़े हो ना, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो ये सारा पूछेगा जी कि डीएपी में क्या क्या आता है, तो डीएपी में आज तुमको हम थोड़ा डिटेल में करा दे रहे हैं, क्योंकि डीएपी जो नया नया लड़की है उसको दिक्कत होगा। तो शिक्षक को क्या प्रश्न कौन सा करना चाहिए, ओपन इंडेड या क्लोज इंडेड, बताओ जरा। ओपन एंडेड। हाँ, फिर चर्चा करवाना है, समूह कार्य करवाना है, परियोजना पर जोर देना है। आकलन खाली उत्तर याद नहीं है। असेसमेंट का मतलब ये नहीं हमको उत्तर याद करवा दे। असेसमेंट का मतलब है हम बच्चा समझा कि नहीं समझा, उसको रियल लाइफ में प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एनईपी 2020 और एनसीआर 23 दोनों इस स्तर पर खोजपूर्ण सीखने का क्या करते हैं, समर्थन देते हैं। किसी को परेशानी तो नहीं है थोड़ा डीएपी वाला में, क्योंकि देखो अच्छा एक बात बताओ, डीएपी जो हम पढ़ा रहे हैं, तो एक ठो होता है हमारा सरफेस नॉलेज, और एक ठो होता है हमारा डीप नॉलेज, है ना। डीप नॉलेज। हम्म। तो याद रखना कि तुम लोगों में बहुत कम ही बच्चे होगा जो डीएपी के बारे में गाइड में पढ़ा होगा। तो जो चीज गाइड में उपलब्ध नहीं है उसको भी क्या कहते हो, सरफेस वाला करा नॉलेज दे कि डीप वाला नॉलेज दे। डीप वाला नॉलेज दीजिए सर। ठीक है, तो ये डीप वाला है ना। तो ये डीप हम्म वाला है, तो डीप वाला को नोट करते जाना क्लास में। हमारा पार्ट टू खत्म हो गया है। तो ये पार्ट थ्री आ रहा, पार्ट थ्री आ रहा, 5/54 आ रहा, तो ये वाला जो है ना, ये वाला कब होगा, ये वाला कल होगा, ठीक है। यस सर। अभी हमारा 5/54 है, यानी कि मैथ वाला क्लास है। तुम लोगों में से किसी का तो मैथ नहीं ना अभी यहाँ पे ग्रुप में। नहीं पता नहीं सर। हाँ क्या सर होता मेरा है? मेरा का नाम कुछ है, बताओ क्या नाम है मेरा का। लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुम्हारा पेपर 1 है लक्ष्मी। क्या हुआ सर? तुम्हारा पेपर 1 है, डीएलएड है तुम्हारा कि बीएड है। हाँ सर, डीएलएड है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों है। अच्छा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों है ना। ठीक 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 है। हाँ सर। ठीक है, 5/54 हो गया। एक और लड़का का है मैथ का। तो जितना पढ़ाए उतना समझ में आया है। जी जी हाँ सर। 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 तो समझ में आया है तो इंतजार करो। अभी तो कितना बज रहा है, 6 बज रहा है ना। ठीक है, अलर्ट रहना। क्लास फिलहाल तो क्लास नहीं लेंगे, अगर मैथ वाला क्लास नहीं चलेगा तो तुम लोग को लिंक भेजेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, ठीक है, बाय। हम्म। बाय सर।